पंचायती लड़ाई सड़क पर आई। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां इन दिनों पूरे उफान पर हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी जमावटों और अपनी ताकत दिखाने का खेल यूपी में साफ दिखाई देने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शक्ति प्रदर्शन के नजारे हैरत में डालने वाले हैं और निशाना सत्ताधारी बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर की दो घटनाएं देश भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। लखीमपुर खीरी में पसगवां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई और उनके कपड़े फाड़े गए। आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए। इधर अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री लालजी वर्मा नामांकन भरने जा रहे थे। तभी चेहरे पर मास्क लगाए बीजेपी प्रत्याशी ने उनका पर्चा छीनकर फाड़ दिया। ये कुछ उदाहरण हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को समझना होगा, इस स्थिति को जानना होगा कि आखिर किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त है, तकरीबन 6 महीने का वक्त है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से पहले पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे, फिर जब पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी ताकत झोंकी जा रही है और ताकत इतनी कि आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां इन दिनों पूरे उफान पर हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी जमावटों और अपनी ताकत दिखाने का खेल उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में शक्ति प्रदर्शन के नजारे हैरत में डालने वाले हैं और निशाने सत्ताधारी बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी और अंबेडकर नगर की दो घटनाएं देश भर में सुर्खियां बनी। लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक की सपा प्रत्याशी रितु सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी की गई और उनके कपड़े फाड़े गए। आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए हैं। इधर अंबेडकर नगर के टांडा ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री लालजी वर्मा नामांकन भरने जा रहे थे। इस दौरान चेहरे पर मास्क लगाए भाजपा प्रत्याशी ने उनका पर्चा छीनकर फाड़ दिया। उसने जो है आके हमारे हाथ से फार्म खींचने का प्रयास किया। फार्म खींचा, उसी खींच में मैं गिर पड़ा और जिससे मेरा कपड़ा जो है वो कीचड़ में सन गया था। प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे और उन लोगों के रहते हुए उसने इतनी हिम्मत की और उसको जहां इस तरह का अपराध करने के उपरांत उसको जेल में बंद कर जाना चाहिए, उसको बंद ना करके पुलिस संरक्षण में उसका नामांकन कराने का काम किया गया। इन घटनाओं के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि सारा प्रशासन गुंडों के साथ खड़ा है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव की कैसी लहर चलेगी। आप कहिए कि जो भी दल आ रहा है वो चाहता है कि विकास हो, और अगर विकास किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने अपना करके दिखाया। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र बचेगा तभी तो विकास होगा। जब आपके वोट के अधिकार को ही छीन लिया जाएगा, अगर आप वोट डालने जाओगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहले ही बैठे मिलेंगे आपको। जिस जिले का डीएम एसपी खुद चुनाव को हराने के लिए बैठा हो तो क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? ऐसे अधिकारियों की भी समाजवादी पार्टी सूची बना रही है कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी और आम जनता को अपमानित किया है, उनकी भी सूची बन रही है। कुल जमा उत्तर प्रदेश में सियासी उबाल अब साफ दिखाई देने लगा है। सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की गलबहियां तो चर्चाओं में थी ही कि एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जनरल गाजी सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी मियां को श्रद्धांजलि देने और दरगाह पर चादर चढ़ाने के मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, एआईएमआईएम और एसबी-एसपी गठबंधन पिछड़े राजभर समुदाय का अपमान है।
इधर आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ जमाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो छोटे दल एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कुल जमा उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात एक तरह से बीत चुकी है और सभी दलों का एक ही मकसद है, बीजेपी को हराना। लेकिन बीजेपी इन 4.5 सालों में जिस तरह से यूपी में ताकतवर बनकर उभरी है, ऐसे में सूबे के सियासी दलों के लिए उससे मुकाबला करना कठिन होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम दिखने लगा है। शुरुआत पंचायत चुनाव से हो चुकी है, लेकिन जब आगाज इस तरह से हुआ है तो आखिर अंजाम क्या होगा, क्योंकि अभी वक्त है विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय कराएंगे। परिचय के बाद डिबेट को आगे हम ले जाएंगे। हमारे साथ में हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार दुबे साहब। स्वागत करूंगा सुशील जी आपका। हमारे साथ में है ब्रिजगोपाल लोहिया जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। लोहिया साहब आपका भी स्वागत। और नमस्कार। राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। राकेश जी आपका भी स्वागत करूंगा। और सुशील कुमार दुबे साहब के पास सबसे पहले आऊंगा। दुबे साहब आवाज मिल रही है मेरी? हाँ सक्सेना जी नमस्कार। मेरा नाम सुशील दुबे है, कुमार नहीं। चलिए सर, मैं अब सुधार कर लेता हूं। सुशील दुबे साहब हमारे साथ में हैं, स्वागत करूंगा। सीधे सवाल पर मैं आता हूं सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पंचायत चुनाव की जो जंग, जो संग्राम और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे से हमले दिख रहे हैं, ये अभी आगाज है क्योंकि विधानसभा चुनाव में वक्त है। किस तरह से देखते हैं संग्राम को अभी आप? दोनों अपने मित्रों का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी के उन सपनों को जिन्होंने ग्राम देवता, किसान देवता, ग्रामीण जीवन के रूप लिए ये पंचायती राज की कल्पना की थी। आज उस कल्पना पर इस पुण्य कल्पना पर, बड़ी सकारात्मक कल्पना पर आज इस तरीके के ये जो आप ये दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं वो श्रद्धांजलि लायक है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, मैं बधाई देता हूँ राजनीतिक उन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने अपने दमखम को 2010 में सपा ने दिखाया था, जब बीएसपी ने 51 सीटें निर्विरोध 51 सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष जीती थी। एसपी ने 2015 में 63 सीटें जीती थी। आज बीजेपी ने, योगी जी ने 67 सीटें जीत ली। तो भैया सभी तो दमखम वाले हैं, सभी तो बाहुबली हैं, सभी तो राजनीतिक सत्ता समीकरण वाले हैं। और जो अभी कहा वो अखिलेश जी ने कि ये एसपी डीएम फला हो गए, धमाका हो गए, मैं वो शब्द नहीं कह पाऊंगा। तो जिस दिन सीएम के रूप में ये बैठे थे, जिस दिन सीएम के रूप में बैठेंगे, ये भी डॉन हो जाते हैं पॉलिटिकल, और ये सब इनके जो एसपी सिटी और एसपी और डीएम, ये सब वही हो जाते हैं जो ये कह रहे हैं। एसपी डीएम क्या है? ये तो सत्ता के मुख्यमंत्री के डॉन के पॉलिटिकल डॉन के शूटर है कि जो चाहेंगे वो करेंगे। और सुनिए, आज की तारीख तक सक्सेना जी, आज की तारीख तक 825 ब्लॉक प्रमुख के पद है, जिसमें 349 निर्विरोध बन चुके हैं आज की तारीख तक। कल वोट पड़ना है, मेरे ख्याल से 349 में 350, 330, 335 बीजेपी के होंगे। क्यों नहीं होना चाहिए? जब बेर बोया है, जब धतूरा बोया है तो आज बड़ा होकर कटहल बन गया है। जब कटहल दूसरी पार्टियों में पड़ रहा जा रहा है तो दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। इन्हीं ने तो बेर पैदा किए थे, इन्होंने धतूरे के बीज बोए थे, तो आज उसका स्वागत करना चाहिए। तब ये आएंगे तो ज्यादा करेंगे। आप देखिए, जो कल तक बाबा योगी जी, सच्चाई देखिए कितनी बड़ी बात है, जो कल तक योगी जी अब हट रहे हैं, तब हट रहे हैं, बस हट ही गए समझ लीजिए। दिल्ली गए, फेल बन के आ गए लौट के, और यूपी की जिले की। लेकिन दुबे साहब, बिल्कुल काफी अहम बात मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से आप एनालिसिस कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि शुरुआत जिस अंदाज में आपने की है, कहीं ना कहीं राजीव गांधी पंचायती राज लेकर आए, सकारात्मकता की सोच के साथ लेकर आए थे, लेकिन जिस तरह से
बल दिख रहा है। मेरा सीधा सा सवाल, अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो पूरी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उनकी सरकार आने वाली है, प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग पर वो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा सक्सेना जी, क्या आरोप लगा के क्या कर लेंगे जी? कहाँ से डीएम ले आएंगे, कहाँ से आईपीएस ले आएंगे, कहाँ से एसपी लाएंगे? इन्हीं से तो काम चलाएंगे जी। आंध्रा से कितने ले आएंगे, दक्षिण भारत से कितने ले आएंगे, असम गोवा से कितने कैडर के आईएएस आईपीएस ले आएंगे जी? इन्हीं को, क्या ऐसा नहीं था कि इनके विरोधी आईएएस इनकी नाक के बाल हो गए जी? क्या मायावती जी के विरोधी इनके नाक के बाल हो गए, इनके विरोधी मायावती जी के नाक के बाल हो गए, तो उन सबके विरोधी योगी जी के नाक के बाल है। अधिकारी होते हैं, अधिकारी इंडियन सर्विस आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये आईएएस इंडियन सर्विस के होते हैं, अधिकारी होते हैं। ये जो कहोगे, जैसे हाँकोगे वैसे चलेंगे, वैसे काम करेंगे, वैसे ही काम हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो निर्विरोध हुआ है, जो जिला पंचायत में अध्यक्षों में जो 67 योगी जी पाए हैं, तो क्या ये वोटर से पाए? चलिए दुबे साहब, काफी बेहतर तरीके से आप पूरा समझा पा रहे हैं हमारे दर्शक, जिला पंचायत चुनाव, चलिए पूरे बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आप समझा पा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। मैं सीधे लोया साहब के पास में आता हूं, आप बने रहिए मेरे साथ दुबे साहब, सीधे लोया साहब के पास में आता हूं। लोया जी, आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अखिलेश यादव लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि कौन कौन साथ दे रहा है और सीधे कह रहे हैं कि सीधे तौर पर वोट लूटे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, मैं तीनों बातों आपकी बता दूं। एक ही जो बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई वहां गुंडाई कर रही है, ये बिल्कुल आरोप मिथ्या है। इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने का कॉपीराइट केवल सपा के पास है। वो गुंडागर्दी करते आए, इन्हें तो मुख्यमंत्री तक को मारा है, आदरणीय मायावती जी जब मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक कहावत होती है राजेश जी, हम देहाती भाषा में लोग कहते हैं कि ना मोड़ा दिया खे ना सुननो हुए। तो जब अखिलेश जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, तो वो काय की लिस्ट बना रहे हैं और किन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे ये वो जाने। और मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि अखिलेश जी लिस्ट बना भी ले तो किन पर कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां गुंडागर्दी हुई है, परंतु आप जानिए कि कहां कहां कैसे कैसे हुई है। एक तो ये है कि जो लखीमपुर खीरी का जो बार बार वीडियो आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो निर्दलीय समर्थक एक कार्यकर्ता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि लखीमपुर खीरी में सरकार ने कितना तेज एक्शन लिया है। भर्तियों समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरी बात कि उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप सपा की सुनिए कि सपा के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ दुबे। बैजनाथ दुबे जी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, इसके वीडियो आ रहे हैं कि हम लाठी डंडे के जोर पर चुनाव जीतेंगे और चुनाव लड़ने लाठियां लेकर चलिए। बलिया में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की मां और बेटियों के साथ रेप करने के नारे लगाए जा रहे हैं। कन्नौज में चुनाव आयोग के दफ्तर पर हमला किया है सपा के गुंडों ने। सीतापुर में बम फोड़े हैं। उन्नाव में सपा नेता ये कह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी से चुनाव जीत कर दिखाएंगे और हरदोई में गोलियां चला रहे हैं सपा के नेता। और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिस तरह जीतते आए थे, अब उस तरह से चुनाव नहीं होगा। चुनाव स्वच्छंद वातावरण में होगा। और जो सपा गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव जीतना चाहती थी, अब वो जीत नहीं सकती है। और एक बात और देखिए आप कि केवल क्यों सपा ही अकेली बात कर रही है। यदि हमने वहां किसी को रोका होता तो आज जो 349 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं ब्लॉक अध्यक्ष, क्या उसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? यदि चलिए लोया साहब मैं आता हूं, इससे आगे की बात करूंगा जब दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। राकेश सिंह जी के पास में आता हूं। राकेश जी, तमाम पार्टियां इस संग्राम में दिख रही हैं, कांग्रेस कैसे देखती है? हालांकि कांग्रेस अभी उस स्तर का दिख नहीं रही है और ऐसा लगने लगा है कि अब तो विधानसभा की तारीखें अनाउंस हो गई हैं, जिस स्तर पर अब सारी चीजें और इस समर, इस संग्राम, इस जंग दिखने लगी है। देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से इस चुनाव में आ रही है जी। कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी। समाजवादी पार्टी का जो वजूद है वो उत्तर प्रदेश तक है जी। लेकिन जो सवाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जो एक अखाड़ा प्रमुख हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने अखाड़ा और दंगल का स्थान बना दिया है। हाँ। सिर्फ लाठी के दम पर अगर आप निर्विरोध चुनने जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है।
अगर लाठी के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर लोगों को मार पीट के वो अपने नंबर मोदी जी के सामने बढ़ाना चाह रहे हैं योगी जी, तो वो एक असफल प्रयास है। और बहुत साफ साफ दिख रहा है कि 6 महीने बाद योगी सरकार जाने की तैयारी में। आज जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में, जनता को दबाया जा रहा है, जो वोटों का पोलराइजेशन है वो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आरएसएस अपनी तरीके से पोलराइजेशन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से करना चाह रही है। बंगाल के बाद फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से वोटों का डिवाइडेशन हो और कैसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत जाए और जिस तरह से सत्ता कायम रह जाए। लेकिन जनता इन सबसे थक चुकी है। आज जनता क्षेत्रीय पार्टियों को देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को देख चुकी है, और आज उसके सामने विकल्प के रूप में कांग्रेस एक सक्षम तरीके से खड़ी हुई है। आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश जब भी नतीजे देता है, लेकिन राकेश जी, सवाल तो इस बात को लेकर है कि अभी तो कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। पंचायत चुनाव की अगर हम बात कर लें या फिर हम दीगर जो चुनाव बीच में उपचुनाव हुए वहां पर देख लें, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, एक्टिविटीज भी नहीं दिख रही कांग्रेस की वहां पर। देखिए, ये जो चुनाव है पंचायत के, तो आप खुद देख रहे हैं लाठी और बंदूक के दम पे चुनाव हो रहे हैं। ये अभी जो चुनाव प्रमुख के हो रहे हैं आपके, ये स्थिति आपने देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या समाजवादी के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल वहां आएगा दिखने का जब ये वोट लोकतंत्र के हिसाब से होगा, पूरा चुनाव होगा, और जब हम सामने आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर यह दिखेगा कि कांग्रेस। चलिए राकेश जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है अभी यूपी को लेकर उस तरह से नजर नहीं आ रही है। हमने देखा जितिन प्रसाद किस तरह से आपसे अलग हुए, वैसे भी सीटें बहुत कम है। राकेश जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। सुशील दुबे साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ पत्रकार। सुशील जी, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अभी जो कुछ दिख रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की हम बात कर लें या फिर असदुद्दीन ओवैसी और राजभर के बीच जो तमाम सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मायावती क्या किसी खास गेम प्लान पर काम कर रही हैं कि पंचायत चुनाव को जब अध्यक्ष का हुआ तो उससे वो हट गई, और क्या उनकी एक स्ट्रेटजी समझ में आ रही कि एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ मायावती वहां पर दिख रही हैं, और सपा नहीं तो जो बीजेपी का मुकाबला होगा वो बसपा से होगा? क्या कुछ स्ट्रेटजी है इसको लेकर? सक्सेना जी, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, गैंग ऑफ वसेपुर जी, उसमें केवल कट्टा, बारूद और धुआं और केवल अपराध था जी। मैं अभी तक उत्तर दूंगा, बड़ा अच्छा उत्तर दूंगा आपको अगर अच्छा लगेगा जी। आज की तारीख में जिन इस चुनाव में ब्लॉक प्रमुख जो आत्मा होती है, मूल आत्मा लोकतंत्र की, ललितपुर से लेके सोनभद्र तक, सीतापुर, लखीमपुर, ये सब तो है ही है, उन्नाव तो है, ये धुआं बारूद भरा हुआ है। कल इस चुनाव में केवल धुआं बारूद के अलावा कुछ नहीं है। उन्नाव में सपा के एक सज्जन कहते हैं कि बीजेपी वाले कब से गुंडे हो गए, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है, तो सीओ से सामने करे, वो बेचारी विनोद सिंह जी सीओ पसीना पसीना हो रही है कि कौन सी भाषा है, बीजेपी वाले अलग दबाव बना रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, कहाँ पर गोली, कहाँ पर ये, अब तमाम तर्क उतर आएंगे वो अलग बात है। इस बीच में मैं कांग्रेस के लिए तो क्या कहूँ, थोड़ा सा राकेश जी बोल रहे थे तो अब क्या अच्छा है, अच्छी है, नहीं बोलिए अब बीएसपी की जो प्रमुख है मायावती जी, जो आपने सवाल पूछा था, वो जब राजमाता की भूमिका में आ चुकी हैं, कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, आप समझिएगा, कई बार मुख्यमंत्री के बाद अब उनकी भूमिका एक परिवार की मुखिया, वृद्ध मुखिया की हो गई है। अब वो राजमाता के रूप में आ गई, आशीर्वाद दे सकती हैं। अब वो कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज्यादा उलटफेर करने की स्थिति में नहीं है। अब जो स्थिति बन रही है इस चुनाव के बाद, ये लोकतंत्र के जिला के चुनाव के बाद, 100% जो ये लोग करिए थे, जो बंगाल में हुआ था, वो सब बीजेपी सीख चुकी है और उसको अपने हिसाब से 21 होकर काम कर रही है, 21 होकर काम कर रही है, रिजल्ट रही है। रिजल्ट रहने के बाद दिल्ली में रिजल्ट जाएगा, दिल्ली वाले कहेंगे गो अहेड, वेलकम, बधाई, योगी जी मुबारक हो, यही इसी काम को करो। और इसी हिसाब से योगी जी, बीजेपी, पूरी इंटायर बीजेपी। तो क्या दुबे साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें सपा की, सपा कहती है कि कोई विकास नहीं हुआ, और अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जिस हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने आगे बढ़ाया, और अब आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की वहां पर एंट्री हो जाती है, तो इसका फर्क आप किस रूप में देखते हैं? क्या ऐसे में और कोलोनाइजेशन होगा हिंदू वोटर का? सक्सेना साहब जी,
रायता इतना बिखर चुका है, कोई विकास से किसी ने कोई काम नहीं किया। ना मायावती जी का इसमें इतनी गुंडाई नहीं थी जी, ना अखिलेश यादव जी ने, ना ही योगी जी ने जी। सब अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे में चल रहे हैं। कोई अपने एक्सप्रेसवे को ले लेता है तो कोई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लेता है, ये अलग बात है। लेकिन जो राजभर है, संजय निषाद है, पीके साहनी है, ओवैसी है, संजय सिंह है, ये केवल रायता बिखेरेंगे और दो चार एक मैं समझता हूँ कुछ सीटों के अंतर्गत सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे कुनवे में बन के, कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए आपका ये कहना है कि तमाम सारे लोग रायता बिखेरेंगे, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, सीधे योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, सीधे जी। चलिए मैं लोहिया साहब के पास में आता हूं। लोहिया साहब, आरोप इस बात को लेकर लग रहे हैं, अगर बात की जाए कि विकास वहां पर नहीं हुआ, हालांकि दुबे साहब बेहतर तरीके से उन चीजों को एनालिसिस कर पा रहे, लंबा एक उनका अनुभव वहां पर पत्रकारिता में रहा है। विकास पर तमाम सारे सवाल है, ये और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, विकास नहीं हुआ है। यदि राजेश जी, यदि अयोध्या का विकास उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है क्या जी? मथुरा और पूरे ब्रज क्षेत्र को 84 कोस का विकास क्या उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ जो योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धि है, वो ये है कि आज जिस उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगाने नहीं जाता था, वो उद्योगपतियों की चॉइस नंबर 1 है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि यदि शांति व्यवस्था कायम होती है तो उद्योग आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के साथी आदरणीय राकेश जी कह रहे थे, देखिए कांग्रेस का वहाँ कोई वजूद नहीं है, वहाँ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है और कांग्रेस उसमें प्रासंगिक भी नहीं है। आपको याद करना चाहिए अखिलेश यादव जी का एक बयान अभी उन्होंने 10-12 दिन पहले दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अब कांग्रेस को चुनाव लड़ने के बजाय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सपा का प्रचार करना चाहिए। इस स्थिति में वहाँ कांग्रेस आ चुकी है जहाँ इनके पास अमेठी में भी ना तो ये एक भी स्थानीय निकाय जीते हैं, ना विधानसभा जीते हैं, ना रायबरेली में एक भी विधानसभा जीते हैं, ना स्थानीय निकाय जीते, नगर पालिका अध्यक्ष तक इनके नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी अब कांग्रेस दिल्ली और तो लोहिया साहब जब ऐसी स्थिति है लोहिया साहब, तो फिर क्यों न्योता दे रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस को? नहीं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, केवल हमारे लिए प्रचार करिए। आप देखिए तो कितना हास्यास्पद बात है। और अभी राकेश जी कह रहे थे कि हम तो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, वहाँ इनके पास जिला अध्यक्ष तक नहीं है पूरे 80 जिलों में, ना जिला अध्यक्ष है, ना मंडलों के अध्यक्ष है, ना ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी संगठन। तो क्या सिर्फ प्रचार करवाएंगे, सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे? ये तो इनको आपस में। चलिए राकेश जी से पूछ लेता हूँ। राकेश जी चलिए, लोहिया साहब वक्त कम है, मैं राकेश जी के पास आऊंगा। राकेश जी, क्या जिस तरह से लोहिया साहब कह रहे हैं या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है, कांग्रेस क्या अकेले दम पर या फिर सपा के साथ में या किस तरह की स्ट्रेटेजी और दलों के साथ में आप गठबंधन गठजोड़ वहां पर कुछ करने की तैयारी? देखिए लोहिया साहब तो शायद मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की हालत थी वो बता रहे हैं कि कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, नेता खरीद के लाना पड़ रहे थे, बहुत जोर शोर से गए थे जो बीजेपी के चाणक्य हैं और प्रधानमंत्री जी वो मुंह की खा के वापस आ गए थे। सारा देश ये बोल रहा था कि बीजेपी परचम फैलाएगी, पश्चिम बंगाल जीत लेंगे। क्या नतीजा हुआ आपके सामने है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता नहीं है, बहुत हास्यास्पद बात है। जो पार्टी इस देश की सबसे पुरानी, घर घर में कांग्रेस ही मौजूद है, इनके पीछे की 3 पीढ़ियां भी कांग्रेस की थी, तो हमें कार्यकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर घर में मौजूद रहता है। सवाल चुनाव जीतने का है, तो वो रणनीति के तहत कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, तो नतीजे बहुत सकारात्मक। चेहरा आगे किसको रखेंगे? प्रियंका गांधी चेहरा रहेंगी आगे सबसे? अभी कौन लीड कर रहा है आपको नहीं पता है? पता है मुझे, लेकिन अभी आपने फुल प्रेस कहाँ अनाउंस किया है? आप तो राजनीति करते हैं, आपको इतना नहीं पता है तो फिर क्या फायदा है जी। आप तो ये बताइए कि 2024 में चेहरा कौन होगा लोकसभा में? जी, मोदी जी रहेंगे या रिटायर हो जाएंगे? 75 साल के होने वाले। तो ये बिल्कुल तय है, ये बिल्कुल तय है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही चेहरा रहेंगी। अरे वहाँ मोदी जी रहेंगे कि नहीं ये भी बता दीजिए। अरे वो तो अभी जब लोकसभा चुनाव की बात करेंगे राकेश जी, जब राकेश जी लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो मोदी जी पे भी बात करूंगा मैं आपसे, मैं राहुल गांधी पे भी बात करूंगा, मैं सोनिया गांधी पर भी बात करूंगा।
राकेश जी, जब लोकसभा चुनाव की, अभी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं सीधे दुबे साहब के पास में छोटा कमेंट्स ले लेता हूं। दुबे साहब से एक छोटा सा कमेंट्स ले लूंगा। दुबे साहब चलिए, मैं दुबे साहब से आपकी बात का कमेंट्स, दुबे साहब, क्या जिस तरह से राकेश जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वहां पर चेहरा है, ये सब तय हो चुका है? नो कमेंट। चलिए, नो कमेंट्स। तो चलिए, जो संग्राम है, दावे हैं, वादे हैं, और अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस पंचायत चुनाव के साथ ये जंग शुरू हुई है, विधानसभा चुनाव के लिए अभी समय बाकी है। देखना होगा, शुरुआत हो चुकी है, और अब किस तरह से आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील दुबे साहब आपका, ब्रजगोपाल लोहिया जी आपका, और राकेश सिंह यादव जी आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर यूपी की जंग की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। देखना होगा इन वादे दावों पर कौन खरा उतरता है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। की ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। कहा ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगाने के लिए राज्यों से संपर्क और समन्वय बढ़ाएं।